भेजा था। तो 13-14 मैंने अभी रिसेंटली आप लोगों को दिसंबर या जनवरी में करवाया था, तो वो मैं नहीं ले रही हूँ यहाँ पे, तो वो आप लोगों को करना है। एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स मैं यहाँ पे आज थ्योरी वाला पोर्शन ज्यादा करवाने वाली हूँ। अब थ्योरी वाले पोर्शन में भी जो इम्पोर्टेंट चीजें होंगी वो मैं आपको कराते हुए चलूंगी, और जो मुझे लगेगा जो आप खुद कर सकते हैं वो आप खुद करेंगे। बेसिकली जैसे मैंने आपको क्लास में पढ़ाया हुआ है ना, जो क्लास नोट्स तुम लोगों के बने हुए हैं, करना वही है, ठीक है, करना वही है। पी ब्लॉक में 13 से 18 ग्रुप के जो हैं, उससे बियॉन्ड आपको नहीं जाना है, ठीक है। ये ध्यान रखना, पी ब्लॉक पूरा मत पढ़ने बैठना, चांसेस बहुत ही कम है। देखो अगर दिमाग घुमा तो वो शायद आउट ऑफ सिलेबस भी दे दें, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं। लेकिन हमने जितना पढ़ा है ना क्लास में, आप उतना ही करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर को लेके ना थोड़ा सा मैं खुद ही कंफ्यूज रहती हूँ कि वो क्या देना चाह रहा है, ठीक है। बट अगर मैं जेई मेंस की बात करूँ ना 2025 में, तो उसने आउट ऑफ सिलेबस नहीं दिया है टॉपिक से, क्योंकि एनटीए कंडक्ट कर रही है, तो अपना भी वो नीट में नहीं देगी बाहर से, ठीक है। तो इसीलिए जितना मैंने करवाया है सिर्फ उतना ही आप करिएगा, ठीक है। और जो मैंने वर्कशीट्स अपलोड कर रखी हैं, अगर आप देखोगे तो मैंने 13-14 की कर रखी है, मतलब एक वर्कशीट, और 15 to 18 की एक अलग कर रखी है, उसको आप सॉल्व करेंगे ये चैप्टर को पढ़ने के बाद। क्लियर है? तो आप इसको कर लेंगे, ठीक है। मैं ट्राई करूंगी कि इसी 1 घंटा 40 मिनट में क्लास लूंगी, आज ही मैं करा दूं, क्योंकि कल मेरे को फिर जीओसी और आइसोमेरिज्म कराना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। तो काफी सारे बच्चे आ गए, ठीक है, ओके। मोनिका, अपूर्वा भी आ गई, और अभिषेक भी आया हुआ है, ठीक है। हाँ लक्ष्य है, अच्छा, गुड आफ्टरनून लक्ष्य है, ठीक है। और जो भी जिसके डाउट्स वगैरह है मैं देख लूंगी, एक्चुअली मेरे को टाइम ही नहीं मिला है ना, तो मैं देख लूंगी रात को सोने से पहले सबके जो भी मैसेज आया हो मैं देख लूंगी मैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, फिर स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। तो मैं ग्रुप नंबर 15 से बात करूंगी। तो ग्रुप नंबर 15 में आपके जो एलिमेंट्स हैं, आपको कुछ लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम अपने एनसीईआरटी भी खोल सकते हो। बस सिर्फ मैं इसलिए करा रही हूँ ये, ताकि तुम्हें रिकॉल आ जाए, रिकॉल हो जाए कॉन्सेप्ट्स कि क्या क्या बताया था, कहाँ पे रटने वाली चीजें वहां पे रटनी है, मतलब याद करनी है। याद करने का भी तरीका आपको पता होना चाहिए, एंड उसके अलावा जहाँ पे समझने वाली चीजें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी हमें आनी चाहिए, ठीक है जी। चलो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं ग्रुप 15 की बात करूं तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट रहेंगे अपने मेरा बेटा? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ एंड मॉस्कोवियम। अब मॉस्कोवियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा हल्का सा याद रखो किसमें क्या होता है। अगर मान लो ये पूछ लिया जाए कि मॉस्कोवियम कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, तो अगर आपको नहीं याद है तो आप बता ही नहीं पाओगे ग्रुप 15 का है ना। तो थोड़ा सा हल्का सा, बोलते हैं ना धुलना धुलना सा याद आ जाता है कई बार, तो थोड़ा सा अगर पढ़ा हुआ होगा ना तो स्ट्राइक कर जाएगा एकदम माइंड में कि मॉस्कोवियम ग्रुप 15 का एलिमेंट है। क्लियर है? जैसे ही हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, आप लोगों को पता है डाउन द ग्रुप क्या होता है? मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, बोलो। Yes, ma'am. मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। जिसने मेरे साथ क्लासेस ले रखी हैं उसको समझ में आ जाएगा, बट जिसने पहले कभी नहीं पढ़ा तो आप प्लीज डिटेल में जाके, वैसे अब कोई फायदा नहीं है पढ़ने का, ठीक है। तो जिसने पढ़ रखा है वही क्लास में रहे, तभी समझ में आएगा, नहीं तो लगेगा कि मैम तो ना ट्रेन की स्पीड से चल रही है, जबकि मेरे को थोड़ा चलना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। तो मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है। अब मेटेलिक करेक्टर अगर बढ़ता है डाउन द ग्रुप, तो मैं बोल सकती हूँ ना आपका कि जो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस है वो नॉन मेटल्स हैं, आर्सेनिक और एंटीमनी तुम्हारे मेटलॉइड्स हैं, मेटलॉइड्स हैं, और बिस्मथ एंड मॉस्कोवियम तुम्हारे क्या है? टिपिकली मेटल्स है। तो ये याद रहेगा कौन नॉन मेटल है, कौन मेटलॉइड है, एंड कौन मेटल है। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बहुत बढ़िया, ठीक है। उसके बाद हमारा जो सेकंड वाला पार्ट आता है दैट इज अकरेंस। जेई मेन 2025 में अकरेंस से इस साल क्वेश्चन आया था, और सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आए 10 शिफ्टों में, तो इसलिए मैं कह रही थी कि पी ब्लॉक की इंपॉर्टेंस बड़ी कम हो गई है पिछले 2 साल से। तो ये देखो इसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है। अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो किस फॉर्म में मिलता है? एक तो
इट अकर्स एज अ सोडियम नाइट्रेट NaNO3, इसको हम चिले सॉल्ट पीटर भी बोलते हैं। मैम ये हमें पता होना चाहिए, हाँ जी पता होना चाहिए। पोटेशियम नाइट्रेट को हम क्या बोलते हैं, इंडियन सॉल्ट पीटर बोलते हैं। क्लियर है, ये मालूम होना चाहिए। उसके अलावा जो फॉस्फोरस है हमारा, नाइट्रोजन की फैमिली का मेंबर है ये, है ना, नाना पटेकर ऐश्वर्या सब बीमार, यही पढ़ते हो तुम। तो जो फॉस्फोरस है वो मिनरल्स के फॉर्म में मिलता है ऑफ द एपेटाइट फैमिली। अभी एपेटाइट फैमिली क्या है, Ca9PO4 whole 6.CaX2 where X is equal to फ्लोरीन क्लोरीन और हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो किसका है, किसकी एपेटाइट फैमिली की बात कर रही हूँ मैं, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस अकर्स इन मिनरल ऑफ द एपेटाइट फैमिली। तो अगर आप एक्स को फ्लोरीन ले लेते हो तो वो क्या नाम, क्या हो जाएगा, वो फ्लोरो एपेटाइट उसका नाम हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों को ये, विच आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ फॉस्फेट रॉक्स, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है जी, आगे चलिए, बस इतना करना था। उसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए चीज आती है वो है एनसीईआरटी की टेबल। जैसे मैं आपको 15 to 18 सारी एनसीईआरटी की टेबल्स एक बार नजर मरवाऊंगी, सेम आपको ग्रुप 13 और 14 के लिए भी करनी है। अगर मान लो मुझे कंपैरिजन करना हो कि मेरी ग्रुप 13 14 की इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी की टेबल है 15 to 18 है, तो आई वुड से 13 और 14 की एनसीईआरटी की टेबल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, क्योंकि उसमें ज्यादा एक्सेप्शन है टेबल में। तो अगर मैं मेरा बेटा ग्रुप 15 के एनसीईआरटी की टेबल की बात करूं तो इसमें तुम्हें क्या क्या करना है, पहली चीज तुम्हें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। ठीक है, जनरल कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है NH2NP3 होता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है आर्सेनिक में डी में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है, 10 इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं उसमें। एंटीमनी में भी 10 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, लेकिन अगर मैं बिस्मथ की बात करूं तो उसमें डी के साथ साथ एफ वाली ऑर्बिटल में भी क्या है, 14 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग है। समझ आ गई? यस मैम। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का तुम्हें आइडिया होना चाहिए। तुम लोगों को मैंने सिखा भी रखा है, याद करो, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 4p, याद आ रहा है, 5s 5p 6s 6p, ये मैंने सिखा भी रखा है तुम लोगों को। उसके अलावा अगर मैं आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूं तो डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी घटती है। तो ये क्या घट रही है क्या साइज के साथ, देखो 1400 1000 900 के आसपास, 800 7, तो इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो मुझे इसको याद करना है कि नहीं करना, नहीं करना है, क्योंकि जहां पे मेरा एक्सेप्शन आएगा वहां पे इंपॉर्टेंट हो जाती हैं चीजें। गेटिंग माय पॉइंट? तो मेरे लिए ये कोई फिलहाल ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए। तो देखो कम हो रही है क्या, 3 2.1 2.0 1.9 1.9, हाँ कम तो हो रही है, लेकिन इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मेरी एंटीमनी और बिस्मथ की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या है मेरा बेटा, सेम है। ठीक है, तो आप लोगों को ये याद करना है, बिल्कुल करना है, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दे रही हूँ, तुमने अपने लगा भी रखा होगा। तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ की क्या है, बराबर है। अब इनकी बराबर क्यों है, क्योंकि बिस्मथ में बेसिकली क्या है, 4s में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो चुकी है, बोलो हाँ या ना? ठीक है, जिसकी वजह से आपका क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। ठीक है, तो साइज छोटा हो रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैम फिर तो बढ़नी चाहिए थी, बड़ी लेकिन इतनी नहीं, मतलब बड़ी लेकिन इतनी बड़ी कि वो एंटीमनी के बराबर हो गई। गेटिंग माय पॉइंट? तो वो एंटीमनी और बिस्मथ का क्या है, बराबर रहेगा। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट आओ। नेक्स्ट हमें कोवेलेंट रेडियस के बारे में पढ़ना है क्या? यस, आपको पढ़ना है। अगर आप ध्यान से देखोगे नाइट्रोजन से फॉस्फोरस आप जा रहे हो तो अच्छा खासा इंक्रीज आ रहा है, साइज तो बढ़ता है डाउन द ग्रुप, लेकिन जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो देखो इतना ज्यादा चेंज नहीं, 110 से 121, इसमें 20 का चेंज और इसमें देखो सिर्फ 8 का चेंज है। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे आप जा रहे हो फॉस्फोरस के बाद जो इंक्रीज है वो इतना ज्यादा नहीं हो रहा है। समझ आ रही है क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि वही डी और एफ में जो है इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो रखी है, जिसकी वजह से आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो साइज इतना ज्यादा नहीं बढ़ रहा है। ठीक है जी, तो कोवेलेंट रेडियस आपको करनी है। आयनिक रेडियस करनी है, नहीं करनी है, छोड़ दो। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट मैम करना है, यस तुम्हें मेल्टिंग पॉइंट करना है। मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा बेटा आर्सेनिक का है। किसका है? आर्सेनिक का। और सबसे कम किसका है? नाइट्रोजन।
नाइट्रोजन का है। तो ये आपको ऑर्डर याद रखना है, सबसे ज्यादा किसका है, आर्सेनिक का है, फिर एंटीमनी, फिर बिस्मथ, और फिर फोस्फोरस और नाइट्रोजन। ठीक है मैम, ये याद करना है। हाँ मेरा बेटा, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका नाइट्रोजन का कम होता है और आर्सेनिक का ज्यादा होगा। अगर इतना भी याद है तो अगर मान लो इक्वेशन आ जाएगा तो तुम ऑप्शन एलिमिनेशन से इसको सोल्व कर सकते हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट डेंसिटी को आपको नहीं करना है। चलो Yes, ma'am. आगे। सिर्फ तुम्हें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कोवेलेंट रेडियस एंड मेल्टिंग पॉइंट के बारे में पढ़ना, तो ध्यान रखना ये नाइट्रोजन का मेल्टिंग पॉइंट, फोस्फोरस का भी आगे जाके मैं हाइड्राइड्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पढ़ाऊंगी, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इससे। ठीक है जी, हो गया। चलो उसके बाद अगर मैं बात करूं फिजिकल प्रॉपर्टीज की, तो जितने भी एलिमेंट्स हैं आपके ग्रुप 15 के, वो क्या है, पॉली एटॉमिक है। ओके, सो डाई नाइट्रोजन क्या है, लेकिन डाई नाइट्रोजन क्या है, देखो इधर, डाई नाइट्रोजन आपके गैस है। अगर मैं सॉलिड फिजिकल स्टेट की बात कर रही हूँ, पहली चीज तो क्या है, जितने भी एलिमेंट है पॉली एटॉमिक है। फिर उसके बाद बात आ रही है कि डाई नाइट्रोजन गैस है, गेटिंग माई पॉइंट, और जबकि बाकी क्या है, Solid. Solid. सॉलिड। ठीक है। N2 आपकी गैस है, उसके अलावा जो आपके बाकी एलिमेंट्स हैं वो क्या है, सॉलिड्स हैं। मेटेलिक करेक्टर नीचे जाते वक्त बढ़ता है, मैंने ऑलरेडी बता दिया, मैं दोबारा नहीं बता रही हूँ। ठीक है, उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट इन जनरल वो कह रहे हैं बढ़ते हैं, हमें लेना देना भी नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट का मैंने ऑलरेडी बता दिया, आर्सेनिक का सबसे ज्यादा है ना, फिर एंटीमनी, बिस्मथ, फॉस्फोरस और लास्ट में नाइट्रोजन, ये मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर था। फिर वो कह रहे हैं नाइट्रोजन को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स क्या दिखाते हैं, उनकी एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती हैं, नाइट्रोजन की नहीं होती हैं। बात ठीक है? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट वाला पार्ट आता है, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट तुम्हारी सारी इंपॉर्टेंट है, 13, 14, 15, 16। ठीक है, चारों ग्रुप की क्या है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे ही हम इनर्ट पेयर इफेक्ट का कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं बेसिकली। तो अगर मैं कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट बात करूं ग्रुप 15 की, तो -3, +3 और +5 ये जनरली कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अगर मैं नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं, तो डाउन द ग्रुप अगर आप जा रहे हो तो एलिमेंट की टेंडेंसी नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने की डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, क्योंकि आपको पता है डाउन द ग्रुप मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है, तो वो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है ना कि लेना चाहता है। क्लियर है? दैट इज वाई बिस्मथ हार्डली ही कोई ऐसा कंपाउंड बनाता है जिसमें क्या है वो जिसका -3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है जी, उसके अलावा जो आपका +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट, नीचे जाते जाते वक्त डिक्रीज होता है। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्लियर है? इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है, जैसे अब डाउन द ग्रुप जाते हो, जो NS इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, दैट इज व्हाई हमारी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, अब बिस्मथ +5 में होता नहीं है, लेकिन एक स्पेशल इसका कंपाउंड है जो कि मिलता है BiF5, जो कि एनसीईआरटी में मेंशन है, तो आपको ये वाला कंपाउंड पढ़ना। अब ये मत बोला मैम और नहीं है क्या, यही वाला आपको याद रखना है क्योंकि ये एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है जी, हो जाएगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, यस मैम। और अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो भाई साहब नाइट्रोजन तो ऐसे कंपाउंड नहीं बनाएगा +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में, जैसे तुमने सुना होगा NF5, मैं केमिकल बॉन्डिंग में भी तुम लोगों को बता रही थी, NCl5 ये नहीं बनाएगा। क्यों? नाइट्रोजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल ही नहीं है। अगर उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल ही नहीं है तो वो अपनी कोवेलेंसी को एक्सपेंड ही नहीं कर पाएगा, मैक्सिमम वो 4 तक ही बना सकता है बॉन्ड। गेटिंग माई पॉइंट? तो इसीलिए NF5, NCl5 वाले कंपाउंड्स पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो इसके बाकी के नीचे वाले एलिमेंट्स होते हैं उनके पास डी ऑर्बिटल्स होते हैं, तो वो अपनी कोवेलेंसी को 4 से ज्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, या मैं एक लाइन बोलूं, सीधी लाइन ये बोलूं कि सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं वो अपनी कोवेलेंसी को 4 से ज्यादा नहीं दिखाते हैं, बियॉन्ड 4 अपनी कोवेलेंसी नहीं दिखाते हैं। ठीक है जी, Yes, चलूं ma'am. आगे। Yes, ma'am. ओके, इसके अलावा वो कह रहे हैं कि जान करके मैंने यहाँ पे लगाया है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। वो कह रहे हैं कि अगर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट
+1 से +4 में है तो वो डिस्प्रपोर्शनेट कर सकता है, क्योंकि आपको पता है नाइट्रोजन +1 से नीचे वाली ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाता है, +5 वाली भी दिखाता है। गेटिंग माई पॉइंट? दिखाता है ना Yes, yes. +5 भी, जैसे N2O5 है, यहाँ पे नाइट्रोजन क्या है, +5 में। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप अगर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो कितनी आ रही है, निकालना एक बार। +3 है क्या? +3. +5. ये +5 और ये +2। तो देखो डिक्रीज भी हो रही है सेम स्पीसीज का और इसका ऑक्सीडेशन भी हो रही है, दैट इज वाई ये आपका डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। उसके अलावा अगर मैं फास्फोरस की बात करूं तो फास्फोरस में क्या है, जितनी भी आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट इनके बीच में है, ठीक है, बिटवीन +5 और -3, तो वहां पे भी फॉस्फोरस डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर सकता है। आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड द डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन वाला वो पार्ट। ठीक है, जब मैंने रिडॉक्स का वो करवाया था रिवीजन, तब मैंने आप लोगों को सारी एक जगह लिखवा दी थी, तो सारे करके जाना। मुझे वो मिल नहीं रही है, अगर किसी के पास हो तो भेजना, नहीं तो फिर मैं ढूंढूंगी। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। देखो भाई, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, जल्दी से देखो जितने बच्चे यहाँ पे बैठे हो। ठीक है क्या? वंशिका, शिखा, परिधि, Yes, ma'am. डिम्पल, दक्ष, अंशिका, Yes, ma'am. जसपूर। Yes, ma'am. हाँ, चलो चलो आगे चलते हैं। ओके, एनिमलस प्रॉपर्टीज नाइट्रोजन की। एनिमलस प्रॉपर्टी मतलब समझ गए कि वो बाकी फैमिली मेंबर से क्यों डिफरेंट है भाई, क्योंकि नाइट्रोजन क्यों करता है, एक तो छोटा साइज है उसका, राइट, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा है और डी ऑर्बिटल भी उसके पास नहीं है। ठीक है, उसके अलावा जो नाइट्रोजन है उसकी यूनिक एबिलिटी होती है पी पाई बॉन्ड बनाने की, क्योंकि भैया के पास डी ऑर्बिटल तो है नहीं, तो काहे बनाएगा। तो पी पाई बहुत बेसिकली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है खुद के साथ और दूसरे एलिमेंट्स के साथ जिनकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, लाइक सी, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। लेकिन जो आपके हैवियर एलिमेंट्स होते हैं वो पी पाई बॉन्ड नहीं बना पाते, क्योंकि हैवियर मेंबर में क्या, ऑर्बिटल के साइज बड़े हैं, तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पाती है। गेटिंग माई पॉइंट? और ये भी एक रीजन है, पी पाई बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन तभी एग्जिस्ट करता है एज अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल विद अ ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, जबकि बाकी फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी क्या है, सिंगल बॉन्ड बना पा रहे हैं। देख रहे हो, पीपी, एएस, एंटीमनी के बीच में। ठीक है, बस इतना ही करना है। उसके अलावा ये एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अगर मैं सिंगल, ध्यान से सुनना, सिंगल बॉन्ड की बात करूं, मैं ट्रिपल बॉन्ड की बात नहीं कर रही हूँ। अगर मैं सिंगल बॉन्ड की बात करूं बेटा, जो नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है वो क्या होता है हमारा, वीक होता है सिंगल फॉस्फोरस के बॉन्ड से, क्योंकि नाइट्रोजन का साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना। तो इनमें क्या होता है, रिपल्शन होता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है, जिसकी वजह से बॉन्ड क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। ठीक है, जबकि फास्फोरस का साइज बड़ा है, उसमें ऐसी रिपल्शन नहीं होगी एज कंपेयर टू एनएन वाले में। ठीक है, और यही रीजन है कि जो कैटिनेशन टेंडेंसी क्या होती है, सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी। हाँ या ना में जवाब दो। Yes, Yes, ma'am. ma'am. यस, गिव मी थम्स अप, सोना नहीं है। ये चैप्टर में जो मैं पढ़ा रही हूँ वो कर लो, उसमें से ही आएगा पेपर में। ठीक है, तो कैटिनेशन टेंडेंसी क्या होती है, इसमें कम होती है नाइट्रोजन में। ठीक है, उसके अलावा ये मैंने फिर बता दिया, इसमें फिर वही लिखा हुआ है, कोवेलेंसी 4 तक जाती है, डी पाई पी पाई बॉन्ड नहीं बना पाते हैं, जबकि हैवियर एलिमेंट्स जो हैं वो क्या है, लिखा हुआ है, ओके, डी पाई पी पाई बॉन्ड बनाते हैं। फॉस्फोरस, आर्सेनिक तो डी पाई बॉन्ड भी बनाते हैं ट्रांजिशन मेटल के साथ। ये वही चीजें लिखी हुई है। ठीक है, हो Yes. जाएगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, उसके बाद हम बात करेंगे हाइड्रोजन के साथ रिएक्टिविटी। तो बेसिकली आपके कौन कौन से हाइड्राइड्स बन रहे हैं मेरे बेटा यहाँ पे, एक तो NH3 बन रहा है, फॉस्फोरस का, आर्सेनिक का, एंटीमनी और बिस्मथ। ठीक है, ये है।
अब इसके बारे में तुम्हें क्या क्या बातें पता होनी चाहिए भाई, क्या क्या बातें पता होना चाहिए? एक तो तुम्हें बेसिसिटी का ऑर्डर पता होना चाहिए, ठीक है जी। Yes, और ma'am. रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा और क्या दिया हुआ एनसीईआरटी में? Stability. यस, थर्मल स्टेबिलिटी है, या मैं बोल दूं बोन डिसोसिएशन एनर्जी। इसका ऑर्डर तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं बेसिसिटी की बात करूं मेरा बेटा, तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन होता है तुम्हारे पास? नाइट्रोजन होता है, NH3 होगा, Yes. PH3 आर्सेनिक का हाइड्राइड, फिर एंटीमनी और लास्ट में बिस्मथ का, ठीक है। बोलो किस Yes. बेसिस पे सकते हो इसको आप? वैसे तो दो तरीके एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन, या ऐसे बोलो नाइट्रोजन का साइज छोटा है, तो जो उसके लोन पेयर है वो कॉन्सेंट्रेट छोटे से एरिया में, गेटिंग माई पॉइंट, कॉन्सेंट्रेटेड है। जबकि जैसे जैसे आप जा रहे हो नीचे की तरफ तो साइज बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रोडेंसिटी स्प्रेड आउट हो रही है, गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो इतना ज्यादा वो अवेलेबल नहीं होंगे फॉर डोनेशन, दैट इज व्हाई अमोनिया इज मोर बेसिक देन रेस्ट ऑफ द मेंबर, ठीक है। रिड्यूसिंग पावर की बात करूंगी तो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है? साइज बढ़ रहा है, देख रहे हो, बिस्मथ नाइट्रोजन से बिस्मथ तक जा रहे हो तो साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो क्या होगा? आसानी से निकाल देगा, क्या निकाल देगा? BI और H का बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा, बोलो क्या कहते हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अगर मैं रिड्यूसिंग पावर बोलूं तो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर किसकी ज्यादा होगी? बिस्मथ वाले की। Bismuth. उससे कम एंटीमनी, आर्सेनिक, PH3 और NH3। और आपसे कोई पूछ ले स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? बिस्मथ। Bismuth. लीस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? अमोनिया, ठीक है। चलो, अगर मैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या थर्मल स्टेबिलिटी की बात करूं तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, ऐसे समझ सकते हो, साइज छोटा छोटा है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। डाउन द ग्रुप जा रहे हो, बड़ा छोटा बॉन्ड वीक होगा। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी तुम्हें अमोनिया में लगेगी, उससे कम फॉस्फोरस में, उससे कम आर्सेनिक में, उससे कम एंटीमनी और सबसे कम बिस्मथ वाले, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ठीक है, तो ये आप लोगों को करना है, ठीक है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट अभी मैं बताती हूँ। ये बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट वाला हो गया। ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन, NH3 एग्जिबिट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये भी तुम्हें मालूम है, एज सॉलिड एज वेल एज लिक्विड स्टेट। इसकी वजह से इट हैज हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देन फास्फोरस, PH3। ये तो हमें पता ही है कि अमोनिया का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट PH3 से तो ज्यादा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा बॉयल और मेल्ट करने के लिए, ठीक है। ये आपकी टेबल है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरा बेटा, इसको करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। इधर आओ, ये वाला तो क्लियर हो गया ना, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दिख रहा होगा ये आपको, ऑर्डर यू कैन इजिली एक्सप्लेन कि ऐसी वैल्यूज क्यों आई होगी। आपको वैल्यू नहीं याद रखनी, यू जस्ट नीड टू क्या बोलते हैं, लर्न द कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं फॉर्मेशन की बात करूं, ये नहीं करना। बॉन्ड एंगल की बात करूं तो देखो, नाइट्रोजन का NH3 में बॉन्ड एंगल, NH3 का बॉन्ड एंगल ज्यादा है सबसे, किस बेसिस पे बता सकते हो? Lone pair. Lone. ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। भूल चुके हो क्या? बिल्कुल सफाया हो चुका है क्या चैप्टर का? नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, देखो। तो जब ये अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, इनके बीच में क्या होगी? थोड़ी रिपल्शन होगी, तो एंगल खुल जाएगा, हाँ या ना? ठीक है, Yes, तो इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। जबकि मैं बाकी एलिमेंट्स की बात करूं, डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, तो ऐसे खींचेगा नहीं, आसानी से खींचेगा नहीं, तो बॉन्ड खुलेगा नहीं, नहीं खुलेगा तो एंगल देखो ना कितना रह गया। सबका 90 के आसपास रह रहा है, बट अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा अमोनिया का, फिर फोस्फीन का, देन आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ का तो दिया ही नहीं। डिस्टेंस का पता लगा लोगे, अभी बताया। EH डिस्टेंस, बिस्मथ और हाइड्रोजन का बॉन्ड वीक है तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा उसका होगा।
एंड व्हाट अबाउट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट? देखो ये आपको याद करना है 15, 16 और 17 का। अब तुम कैसे याद करोगे, लिख लिख के करोगे, रात को जाग जाग के करोगे, वो तुम्हारे ऊपर है। मैं तरीका बता सकती हूँ याद करने का, लेकिन करना तुम्हें। देखो अगर मैं मेरा बेटा मेल्टिंग पॉइंट की बात करूँ तो ध्यान से देखो, मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा अमोनिया का ज्यादा है। सबको दिख रहा है क्या यहाँ पे? Yes, ma'am. ठीक है। उसके बाद एंटीमनी का है, फिर आर्सेनिक वाले हाइड्राइड का, लास्ट में फॉस्फीन वाले का है। तो सबसे पहले अमोनिया क्यों आया होगा? क्योंकि उसमें हाइड्रोजन, Hydrogen bonding. इसलिए वो सबसे पहले आएगा। मैम फिर एंटीमनी क्यों आया? फिर उसके बाद उन्होंने कंसिडर किए होंगे मॉलिक्यूलर मास, वंडरवॉल फोर्सेस को कंसिडर किया गया होगा। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा वंडरवॉल फोर्सेस, जो कि आपके वीक फोर्सेस होते हैं, वो स्ट्रोंग होंगे, जिसकी वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा है। फिर आर्सेनिक का, और लास्ट में क्या है, फॉस्फीन का। तो ये बेसिकली यहाँ पे इन्होंने इस हिसाब से डेटा दिया है। बट अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो वहां पे अमोनिया पिछड़ गया है, वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला फैक्टर नहीं आ रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? वहां पे पहले फिर वंडरवॉल फोर्सेस को तवज्जो दिया हुआ है। देखो बिस्मथ का है, फिर एंटीमनी का है, फिर रुक जाओ, फिर उसने दोबारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले को दिया है, फिर दोबारा वंडरवॉल फोर्सेस को दिया है। तो इस तरीके से फिर उसका रैंकिंग किया है। मैम ये याद करनी है, बिल्कुल करना है। एक बार अब कर लो, एक बार जब एग्जाम होगा उससे पहले कर लेना, ठीक है? यस मैम। यस मैम। की फिर से मैं बोल रही हूँ, मेल्टिंग पॉइंट में उसने पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग देन वंडरवॉल फोर्सेस को कंसिडर किया है। बॉइलिंग पॉइंट में पहले वंडरवॉल फोर्सेस, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देन अगेन वंडरवॉल फोर्सेस कंसिडर किया है। ठीक है। तो जो ज्यादा प्रॉब्लम आती है वो ग्रुप 15 और ग्रुप 17 में आएगी। ग्रुप 16 का तो बहुत सिंपल है, जो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर होता है वही बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होता है। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, उसके अलावा मेरा बेटा, क्योंकि हमने बोला कि यहाँ पे +3, +5, -3 और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो अगर आप इनकी रिएक्शन कराते हो ऑक्सीजन के साथ तो 2 टाइप के ऑक्साइड्स बेसिकली ये बनाते हैं। कौन कौन से? E2O3 टाइप के और E2O5 टाइप के। दिख रहा है सबको? ठीक है। और जो ऑक्साइड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्योंकि तुम लोगों को ये बात भी मालूम होगी कि ऑक्सीडेशन स्टेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर, तो जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, जैसे E2O5 है और E2O3 है, तो कौन से वाले ऑक्साइड ज्यादा एसिडिक होंगे? E2O5 वाले ज्यादा एसिडिक होंगे। ठीक है जी। और डाउन द ग्रुप, क्योंकि हमें पता है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है, तो यानी कि डाउन द ग्रुप हमारा एसिडिक कैरेक्टर क्या है? घट रहा है। इतना क्लियर है? यस मैम। ठीक है। अगर मैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड और फास्फोरस के ऑक्साइड की बात करूं तो वो एसिडिक होंगे। आर्सेनिक के ऑक्साइड की बात करूं और एंटीमनी की ऑक्साइड की बात करूं, ये तो मैंने बताया भी था, पीरियोडिक में एम्फोटेरिक होंगे। और अगर मैं बिस्मथ के ऑक्साइड की बात करूं तो वो क्या होगा? बेसिक होगा। ठीक है जी। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। अगर मैं इनकी रिएक्शन हेलोजन के साथ कराती हूँ तो मुझे EX3 और EX5 टाइप के हैलाइड्स बनेंगे। नाइट्रोजन पेंटालाइड्स नहीं बनाता है, तुम्हें पता चल गया, डी ऑर्बिटल है नहीं उसके पास। ठीक है, ओके। जो पेंटालाइड्स हैं और जो ट्राईहैलाइड्स, अगर मैं तुमसे पूछूं कौन ज्यादा कोवेलेंट होगा, तो आप बोल सकते हो कौन होगा? पेंटावेलेंट हैलाइड्स ज्यादा कोवेलेंट होंगे। यस मैम। Yes, ma'am. हाँ, ज्यादा चार्ज होगा उतना कोवेलेंट करेक्टर होगा, फजांस रूल में पढ़ा था। ठीक है, बस यही इन्होंने बता रखा है। फिर उसके बाद यही बोल रखा है कि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा, ऑब्वियस ही बात है, अगर ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर है तो पोलराइजिंग पावर भी क्या होगी? ज्यादा होगी +3 से। ठीक है, तो बस ये लिखा हुआ है। उसके बाद इन्होंने लिखा हुआ है जितने भी ट्राईहैलाइड्स हैं इन एलिमेंट के, नाइट्रोजन को छोड़ के वो स्टेबल होते हैं। नाइट्रोजन का सिर्फ NF3 वाला देखा गया है कि ये स्टेबल है। ठीक है जी। और जितने भी ट्राईहैलाइड्स हैं वो कोवेलेंट इन नेचर होंगे, एक्सेप्ट, बोलो, BiF3। BiF3। आप ये भी बोल सकते हो, नीचे जाते जाते बेसिकली क्या हो रहा है इसका, क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं उसको, एक मिनट, ट्राईहैलाइड्स एक्सेप्ट BiF3। ओके, आयनिक इन नेचर है। ठीक है, इसको BiF3 के अलावा जितने भी आपके ट्राईहैलाइड्स हैं वो क्या होंगे? प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट इन नेचर होंगे। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। बोलो, ठीक बात है क्या?
Yes, ma'am. चलो ये वाला क्वेश्चन करना। आज उसने आवाज नहीं आया क्या? क्या लग रहा है? Statement 1 गलत और 2 correct. ठीक है, मैम दोनों से क्या है दोनों का? दोनों सही है। सही है। बाकी अभिषेक बताओ। मैम दोनों ही करेक्ट है। NCl3 हाइड्रोलाइज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे देखो ना क्लोरीन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है तो वो वाटर के साथ रिएक्शन कर जाएगा, यहाँ पे नहीं हो पाएगी, है ना। क्लोरीन के पास नहीं है वेकेंट, तो ये बिल्कुल सही है। नाइट्रोजन के पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है फॉर एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट, ठीक है ना। अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड करने के लिए क्या नहीं है उसके पास? वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है। तो बोथ आर ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है क्या? बोलो। यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये वाला करो। कौन सी स्टेटमेंट गलत है? मैम ए ऑप्शन। First option. सिंगल एनएन बोन इज स्ट्रोंगर, ये गलत है, वीकर है। ठीक है, बाकी ठीक है ना। PS3 एक्ट एज ए लिगेंड इन द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। NO2 पैरामैग्नेटिक है, बताया था मैंने, ध्यान रखना। NO2 और ClO2 ये तीनों ही पैरामैग्नेटिक है। कोवेलेंसी नाइट्रोजन के N2O5 में 4 है, इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है उसका। देख रहे हो, 1 2 3 4, मैक्सिमम कितना है? 4। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो, ऊपर वाला। किसमें आ रही है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट? मैम ए ऑप्शन। ए ऑप्शन में। और बताओ। मैम डी। डी। और बताओ बताओ। मैम सेकंड वाले में। मेरा सी। ओ, लक्ष्य कह रहा है। यहाँ पे क्या होगा? 2x + 4 = 0, तो 2x = -4, x आ जाएगा -2। यहाँ पे आ जाएगा -3, ये तो और कम हो रही है ना। इसमें क्या होगा? 3x + 1 = 0, तो ये कितना हो जाएगा अपना? -1/3। यस मैम। और इसमें क्या होगा आपका? x + 3 -2, तो कितना आ जाएगा? -1। -1। तो सबसे ज्यादा किसमें है भाई? सी में। यस मैम।
सी में है ना, नेगेटिव में देखो ना, सबसे छोटी वैल्यू यही आएगी, तो सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, सी का हो जाएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, हो जाएगा। Yes, ma'am. ठीक है, ये वाला करो। क्या होगा? डी D. डी या बी? डी बी। क्यों? वो क्वेश्चन तो पढ़ो, क्या बोल रहा है वो। मैंने ना किसी से पूछा नहीं आंसर, जो तुम उसमें दे रहे हो चैट बॉक्स में। नाइट्रोजन फॉर्म N2 बट फॉस्फोरस डज नॉट फॉर्म P2। N2 बना रहा है बट P2, फॉस्फोरस नहीं बना रहा P2, हाउएवर इट कन्वर्ट्स P4। रीजन इज, क्यों नहीं बना रहा होगा? क्योंकि पी पाई बॉन्डिंग वीक होगी उसमें, तभी नहीं बना पा रहा P4। तो वाई ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट। आप क्यों बोल रहे थे सारे, मतलब जिसने भी बोला? मैम, मतलब फॉस्फोरस में पी पाई बॉन्डिंग होगी बट वो वीक होगी, ऐसा होगा या फिर होगी नहीं? यही तो बताया अभी मैंने थ्योरी में, कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड बना पा रहा है क्योंकि पी पाई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, लेकिन जैसे नीचे जाते जा रहे हो साइज बढ़ रहा है और वाइटल का साइज बढ़ रहा है, ओवरलैपिंग इफेक्टिव नहीं होगी, पी पाई बॉन्डिंग नहीं होती है, ना के बराबर होती है, मतलब बहुत वीक होती होगी, तभी यहाँ पे P2 की फॉर्मेशन नहीं होती है, P4 की होती है। ठीक है, यस मैम, यस मैम। चलो ये करो। क्या लग रहा है? फर्स्ट A ऑप्शन। option. यस, आपका ये नहीं बनाएगा, ठीक है, पेंटालाइट्स नहीं बनाता है, ठीक है। चलो उसके बाद हम बात करते हैं ऑक्साइड्स की। अब मैम ऑक्साइड्स में हमें पढ़ना है क्या? हाँ लक्ष्य है, ओके अच्छा ठीक है। तो बेसिकली इसमें हमें क्या करना है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में हमें ये वाली रिएक्शंस नहीं पढ़नी है मेरा बेटा, देख रहे हो ये वाली नहीं आएंगे यहाँ से। अगर तुम पढ़ने बैठोगे टाइम लेगा, वो तुम्हें पता भी नहीं आएगा नहीं आएगा, तो इसको नहीं करना तुम्हें, समझ रहे हो। इनकी कॉमन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन तुम्हें नहीं पढ़नी है। मैम फिर क्या करनी है, ध्यान से सुनो। N2O का ये पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी नाइट्रोजन की, पहली चीज। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए इनका ये गैस है, कलर्ड है, मतलब इनका कलर है कोई या फिर नहीं है। और ये पता होना चाहिए कि न्यूट्रल है ना, या पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, ये तुम्हें आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं N2O की, तो सिर्फ एनसीईआरटी में यहाँ पे इसके बारे में बता रखा है, बस इतना ही कर लो। एक तो ये कलरलेस गैस है और न्यूट्रल है, ये तो मैंने तुम्हें बता दिया था, नो को नाश हुआ, ये सारी न्यूट्रल होंगी। NO में ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, कलरलेस गैस है, ये भी क्या है, न्यूट्रल है, इतना ध्यान रख लोगे। देखो Yes. यस मैम। यस मैम। बहुत बढ़िया। उसके बाद N2O3 में ऑक्सीडेशन स्टेट तुम्हें पता होना चाहिए, ये याद रखना, ये ब्लू सॉलिड होता है, ठीक है। N2O3 क्या है, ब्लू सॉलिड है। NO2 क्या है, ब्राउन गैस है, ये एसिडिक है, ये भी एसिडिक है। N2O4 एसिडिक है, कलरलेस है। N2O5 कलरलेस है और एसिडिक है। बस ये तुम्हें ध्यान रखना, ये आपको नहीं करना। ये जब पोर्शन डिलीट नहीं था तब ये बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था, बट अभी ये इंपॉर्टेंट इतना मतलब नहीं है, नहीं करना, सीधी सी बात है, करना ही नहीं। अगर पेपर में आ गया फिर आप कहोगे कि मैम ये तो आ गया, देखो तब कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन आपको ये नहीं करना है, क्योंकि मुझे पता है आपकी और भी चीजें हैं जो पाइपलाइन में है, जिनको रिवाइज करना जरूरी है। तभी हमेशा ऐसे चैप्टर्स को हमें लास्ट में ही करना चाहिए। तो आज आप एक बार रिवाइज कर लेना, उसके बाद इसको बाद में खोलना, दैट्स इट। अब मैम इसके स्ट्रक्चर करने हैं, देखो स्ट्रक्चर तो करने पड़ेंगे,
है ना, ये तो अपने को करने पड़ेंगे मेरा बेटा। तो आपको करने हैं ये स्ट्रक्चर N2O का बन जाएगा क्या? बना सकते हो आप आराम से, क्योंकि आपको पता है नाइट्रोजन 3 बॉन्ड तो बनाता ही है, ठीक है। इसने ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में लग गया। NO को कैसे दिखाओगे? NO को ऐसे दिखाओगे, 2 तो ये रहे और 3 क्या होंगे? इस तरीके से दिख रहा है। N2O3 कैसे बनाओगे? देखो नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है वैसे? 3 ना, तो कैसे बनाओगे? 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। अब एक और ऑक्सीजन है और इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन, तो इस तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। गेटिंग माय पॉइंट? NO2 में कैसे दिखाओगे? ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। N2O4 में कैसे दिखाओगे? देखो, बोलो क्या कहते हो? Yes, दिख ma'am. रहा है ना, ये बॉन्ड बना लिए और ये कोऑर्डिनेट ma'am. बॉन्ड होल हो गया, तो इसमें कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। N2O5 को कैसे बनाओगे? ऐसे बनाओगे, 1 2 3, इस तरीके से। देखो, अब आपको इसमें क्या पता होना चाहिए? आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बताओ इनमें से किस किस के बीच में NN बॉन्ड नहीं है, किसके बीच में NN बॉन्ड है, किसके बीच में NON बॉन्ड है, ये सब तुमसे पूछा जाएगा। बता दोगे? Yes, ma'am. ठीक है, इनका बॉन्ड लेंथ ये याद करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, ये थोड़ा सा जरूर देख लेना कि N2O लीनियर है आपका, ठीक है, आपका N2O3 प्लेनर है, NO2 एंगुलर है, ये तो आप जनरली केमिकल बॉन्डिंग में भी करते हो। N2O4 N2O5 क्या है आपका? प्लेनर है, ठीक है। उसके बाद दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट, ये तो आप अपने लैब में भी करते हो, ब्राउन रिंग टेस्ट। डिटेक्शन किसकी डिटेक्शन के लिए? नाइट्रेट टेस्ट के लिए, बेसिकली ये पता लगाने के लिए कि नाइट्रेट प्रेजेंट है या नहीं है। तो होता क्या है इसके अंदर, कोई बताएगा? इसमें जो Fe2+ है वो क्या करता है? खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाता है +3 में, और NO3 नाइट्रेट को किस में चेंज कर देता है? नाइट्रिक ऑक्साइड में चेंज कर लेता है। फिर जो Fe3+ है और जो ये NO है वो क्या करते हैं आपस में, क्या बोलते हैं, एक सेकेंड, जो Fe2+ और जो NO है वो क्या करते हैं आपस में रिएक्ट करके ये इस तरीके का यहाँ पे कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कर लेते हैं, और यही क्या है हमारे पास? हमारा ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है ना। जैसे तुम क्या करते हो, टेस्ट ट्यूब के डालते हो ना ऊपर से, एक बार पढ़ लो इसको, क्या बोल रहा है यहाँ पे? which react with Fe2+ to form a brown colored complex। होता क्या है? टेस्ट इज यूजुअली कैरिड आउट बाय एडिंग डाइल्यूट फेरस सल्फेट। पहले आप वो डालते हो, अगर आपके सैंपल में नाइट्रेट है उसको ले लो स्पेचुला में, थोड़ा सा टेस्ट ट्यूब में ऊपर से डाल दो डाइल्यूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन, लैब में अवेलेबल होता है, ठीक है जी। फिर वो कह रहे हैं कि केयरफुली क्या करोगे, आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि नाइट्रेट किस में चेंज हो रहा है ना, और ये कॉम्प्लेक्स क्या नाम है कॉम्प्लेक्स का ये पता होना चाहिए, राइट। और आपके कॉम्प्लेक्स में जो आयरन है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है ये आपको पता होना चाहिए। ब्राउन रिंग जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसका स्ट्रक्चर क्या है, मतलब लाइक उसका फॉर्मूला क्या है ये तुम्हें पता होना चाहिए। जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकालने तुम लोगों को इसकी आती है, NO यहाँ पे +1 की फॉर्म में होता है, तो यहाँ पे जो आयरन है वो +1 में होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए, पूछा जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली जो टेस्ट होता है, पहले आप उसमें सैंपल में क्या डालते हो, डाइल्यूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन डालते हो, फिर क्या करते हो, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेते हो, टेस्ट ट्यूब की साइड से डालते हो ड्रॉप वाइज। तो अगर आपके सैंपल में नाइट्रेट हुआ तो वो क्या करेगा, जंक्शन पे ब्राउन रिंग दे देगा, ठीक है, जिससे हम ये पता लगा लेंगे कि हमारे सैंपल में क्या प्रेजेंट है, नाइट्रेट आयन है, ठीक है। तो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का क्या फॉर्मूला, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है आयरन की, ये सब तुम लोगों को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है जी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. बहुत बढ़िया, ओके। ये किस किसने किया है? हाइपोफॉस्फोरस, ऑर्थोफॉस्फोरस, पायरोफॉस्फोरस, हाइपोफॉस्फोरिक, ऑर्थोफॉस्फोरिक, पायरोफॉस्फोरिक, ये आपको करना है। और इसमें आपको, अगर आपको स्ट्रक्चर मालूम पड़ गया कि कैसे बनेगा, देन यू कैन इजीली टेल कि कितने POH बॉन्ड है, कितने PH बॉन्ड है, कितने P डबल बॉन्ड O है,
गेटिंग माई पॉइंट। जैसे अगर मैं बात करूं हाइपोफॉस्फोरस की, तो हाइपोफॉस्फोरस का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, एक फॉस्फोरस को डबल बॉन्ड O दे दो और एक OH तो दे ही दो, ठीक है, बाकी जो बच्चा लगा लो, 3 H है लगा देते हैं 2 और, 2 ऑक्सीजन है 2 लग गए, तो देख रहे हो कितने हो गए यहाँ पे, 2 PH बॉन्ड हो गए, एक P डबल बॉन्ड O बॉन्ड हो गया और एक POH। इस तरीके से आपको बनाना है। और ऑक्सीडेशन स्टेट भी आपको फास्फोरस की पता होनी चाहिए, जैसे भी वो नाइट्रोजन वाले में बताया था मैंने, ठीक है जी, बोलो। Yes, ma'am. और तो फास्फोरस क्या होता है, H3PO3, इसको कैसे बनाओगे, एक डबल बॉन्ड और OH तो दे ही दो, बाकी कितने बच्चे ऑक्सीजन, 2 हो गए, एक और बच्चा, ठीक है जी। हाइड्रोजन कितने बच्चे, 3 बचे ना, एक तो लग गया और एक ऐसे आ जाएगा, तो एक PH, 2 POH और एक P डबल बॉन्ड O। फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल देना, ठीक है, बोलो क्या कहते हो। Yes, ma'am. Yes, ठीक है, उसके बाद आपका क्या है, पायरोफोस्फोरस है। पायरोफोस्फोरस का एनसीईआरटी में गलत बना रखा है, ठीक कर लेना उसको, शायद मैंने क्लास के टाइम भी करवाया था। H4P2O5 इसका ये होता है, बना लेना इसको ठीक करके, ठीक है। H4P2O6 का क्या होता है, इस तरीके से होता है, हो जाएगा नाम याद। Yes, ma'am. Ma'am. yes, देखो इसको मैं कैसे याद करती हूँ, देखो ऑर्थोफोस्फोरस में याद रखती हूँ, या फोस्फोरस बोल रहे हैं, ऑर्थोफोस्फोरस H3PO3 होता है, ये याद रखती हूँ मैं। हाइपो में क्या होगा, एक कम कर देती हूँ मैं ऑक्सीजन, तो H3PO2 बन जाता है। फोस्फोरिक में क्या करती हूँ, एक बढ़ा देती हूँ, H3PO4 हो जाता है। गेटिंग माई पॉइंट। पायरोफोस्फोरिक में क्या करती हूँ मैं, 2 फोस्फोरिक एसिड में से एक पानी का मॉलिक्यूल निकाल देती हूँ और मेरे पास क्या बन जाता है, H4P2O7, और इसको हम ओलियम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओलियम भी बोलते हैं, और फ्यूमिंग H2SO4 भी बोलते हैं, पता है ये चीज। मैम वो तो H2S2O7 को बोलते हैं ना, क्या, ओलियम और फ्यूमिंग H2S। हाँ राइट राइट, मैंने गलत लिख दिया, सो सॉरी। पायरोफोस्फोरिक ही है, इसको पायरोफोस्फोरिक से याद रखो। हाँ 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 हाँ, राइट राइट, नहीं सही कह रहे हो, मैंने उल्टा गलत बोल दिया, पायरोफोस्फोरिक एसिड। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ऐसा Yes, ma'am. बनाओ, कितने ऑक्सीजन है, 4 Yes. हाइड्रोजन है, ठीक है, और ऑक्सीजन कितने, 7, कितने बने, 3 4 5 6 7 बन गए। Yes, ma'am. तो इस तरीके से तुम्हें ध्यान रखना है। ऑर्थोफॉस्फोरिक H3PO3 है, तो अगर एक बार तुम्हें स्ट्रक्चर पता चल गया, देन यू कैन इजीली टेल कितने नंबर ऑफ POH, P डबल बॉन्ड O, कितने आपके PO हैं, बॉन्ड POP प्रेजेंट, जैसे POP प्रेजेंट है या नहीं, ये सब तुम बता सकते हो, ठीक है, ये तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है जी। Yes, ma'am. इसको तुम yes, ठीक ma'am. कर लेना, ये गलत है बस। और साइक्लोट्राइमेटाफॉस्फोरिक एसिड का, ये तो बहुत ही आसान है, 3 फॉस्फोरस को लगाओ, हर किसी के बीच में एक एक ऑक्सीजन डाल दो, और हर एक फॉस्फोरस को डबल बॉन्ड हो और एक OH तो दे दो। ये तो हमने हर किसी में किया, अगर तुमने नोटिस किया, मैंने हर फॉस्फोरस पे एटलीस्ट एक P डबल बॉन्ड O और एक OH तो लगाया था। देखो यहाँ पे भी है, देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इसमें भी था, इसमें भी है, इसमें भी है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है जी। तो ये आपको करना है, हालांकि सिलेबस में नहीं है ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, बस स्टिल आप लोगों को करना रहेगा, करना पड़ेगा। हुँ? Yes, ma'am. इसके अलावा ये तुम खुद से रीड करोगे मेरा बेटा,
उसके अलावा ये भी आपको ध्यान रखना है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड डाई बेसिक है, ट्राई बेसिक है। गेटिंग माई पॉइंट? जैसे जितने OH होंगे, जैसे अगर मान लो 2 OH हैं तो वो डाई बेसिक होगा, 3 OH है तो ट्राई बेसिक होगा। गेटिंग माई पॉइंट? ये छोटी छोटी चीजें तुम्हें ध्यान रखनी है, ठीक है जी। और जितने pH बॉन्ड होंगे उतना ही उसका ज्यादा क्या होगा, रिड्यूसिंग करेक्टर होगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। ये जैसे अगर तुम फास्फोरस की इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो पता चलेगा, ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। तो इसलिए कहा है कि ये एक बार रीड जरूर कर लेना अगर नहीं किया है किसी ने तो, ठीक है जी। यस मैम। यस मैम। जल्दी थम्स अप दे दो कि मैम हाँ ये तो कर लेंगे। पढ़ना है इसको एक बार, पैराग्राफ को कुछ समझ में आ रहा है? एक बार इस पैराग्राफ को पढ़ना मेरा बेटा, क्या ये समझ में आ रहा है? डन। Yes, ma'am. H3PO2 काफी अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो देखो वो क्या कर रहा है, दूसरों को रिड्यूस करेगा, खुद को ऑक्सीडाइज करेगा। यहाँ पे देखो Ag+1 से +0 में हो रहा है, तो इसको रिड्यूस कर रहा है और खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा जब आप इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लोगे, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है जो pH बॉन्ड है और जो फॉस्फोरस के साथ डायरेक्टली H अटैच है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, मतलब वो आयनाइजेबल नहीं होते, उनका कोई रोल नहीं है बेसिसिटी में। बेसिसिटी में किसका रोल है, जो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है। गेटिंग माय पॉइंट? जितने ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लगे हुए हैं वो उसकी बेसिसिटी बताएगा। अगर मान लो 2 OH लगे हैं तो बोलोगे डाई बेसिक, 1 लगा हुआ है मोनो बेसिक, 3 लगे हुए हैं ट्राई बेसिक। गेटिंग माय पॉइंट? इस तरीके से ये क्वेश्चन करना। क्या होगा? सेकंड ऑप्शन। B ए का option. सेकेंड, ए का 4 होगा। अच्छा हाँ ठीक है, ए का 4 होगा, मिक्स ऑक्साइड है, N2O आपका न्यूट्रल ऑक्साइड है, Mn2O7 एसिडिक ऑक्साइड और ये बेसिक ऑक्साइड है, ठीक है। मैम हाँ मैम मुझे ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, कैसे करना है? N2O आपका न्यूट्रल होता है, ये तो मालूम है, यस मैम। ठीक है, कल ही पढ़ाया था मैंने, ठीक है। Mn2O7 Yes, ma'am. में ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज की +7 है। ये वाला ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होता है, जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उतना ज्यादा एसिडिक नेचर होता है। Bi2O3 क्या है, अभी मैंने बताया था नाइट्रोजन फैमिली में डाउन द ग्रुप जाते हो तो एसिडिटी कम होती है, ठीक है। तो दैट इज वाई ये बेसिक ऑक्साइड है। और PbO3 मिक्स्ड ऑक्साइड है, ये मिक्स्ड ऑक्साइड होता है PbO का और PbO2 का, ठीक है। यस मैम। ठीक है, उसके बाद बेटा ग्रुप 16 में आओ। ग्रुप 16 में कौन से मेंबर होते हैं? ओ सर सीधा प्रॉब्लम, ठीक है। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, ये सब होते हैं। इसमें अकरेंस में क्या क्या पढ़ना है पता है? क्या क्या पढ़ना है? एक तो जिप्सम का फॉर्मूला, अब तो तुम लोगों ने हाईलाइट कर ली होगी एनसीईआरटी इसकी। यस मैम। जिप्सम का फॉर्मूला मैम कैसे याद करेंगे भाई, वो तो तुम्हें तो पेपर देना, अब तुम्हें करना ही पड़ेगा। अब नीट में हमें करने ही ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन होते हैं। एप्सम सॉल्ट में मैग्नीशियम सल्फेट का होता है, ठीक है। उसके बाद गैलेना याद रखोगे, PbS होता है। जिंक ब्लेड याद रखोगे क्या होता है? कॉपर पायराइट रहने दो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना बस, और कुछ नहीं, ठीक है जी। चलूं आगे। उसके बाद मैम आ जाओ टेबल पे, यही तो काम की चीज है हमारे लिए टेबल। तुम मुझे बताओ इसमें क्या काम की चीज है? चलो 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 चलो। हम इलेक्ट्रॉनिक Melting point.
चैट बॉक्स में बता दो क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, चैट बॉक्स में बताओ। एक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो मस्ट है, एटॉमिक नंबर तो ठीक है, लक्ष्य चलेगा, अगर तुम्हें सल्फर तक का भी पता है आगे तो तुम 18 ऐड करके निकाल लोगे, ठीक है। ओके, सो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद कोवेलेंट रेडियस में अगर मैं बात करूं तो क्या इंपॉर्टेंट है, क्या डाउन द ग्रुप बढ़नी चाहिए, तो बढ़ तो रही है, ये देखो ना। पोलोनियम वैसे तो रेडियो एक्टिव है, तो हमारे लिए कुछ खास हेल्पफुल है नहीं है केमिस्ट्री में, बट हाँ यू कैन एक्सप्लेन कि इतना कम इंक्रीज क्यों हो रहा है, वही पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन। आयनिक रेडियस का भी हमें कुछ नहीं करना, ये मैम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोला आप लोगों ने मैम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या मुझे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दोबारा समझानी है, मैंने ऑलरेडी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में बता दी थी, मैं एक बार फिर बोल दे रही हूँ कि थर्ड पीरियड एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होती है सेकंड पीरियड के एलिमेंट से, यहाँ पे भी सल्फर की ज्यादा है देखो, लेकिन ऑक्सीजन की तो इतनी कम हो जाती है कि वो भाई साहब बेचारा सबसे पीछे ही आ जाता है। मैं बात कर रही हूँ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी की, गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। ऑक्सीजन का सबसे पीछे आ जाता है, सबसे ज्यादा सल्फर फॉलोड बाय सिलेनियम, टिलेनियम, पोलोनियम, लास्ट में ऑक्सीजन की आ जाती है। आप रीजन बोल सकते हो ड्यू टू कॉम्पैक्ट साइज ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप घटनी चाहिए, घट रही है 1300, 1000, 900, 800, कुछ 813, इसमें हमारे काम की नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप घटनी चाहिए 3.5, 2.5, 2.55, ये भी हमारे काम की नहीं है, गेटिंग माय पॉइंट। डेंसिटी हमें नहीं करनी है, डेंसिटी कंटिन्यूस बढ़ी रही है, हमारे काम की नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट भी अगर तुम ध्यान से देखो तो क्या हो रहा है, इंक्रीज 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 इंक्रीज, ये हमारे काम की नहीं है, इसको भूल दो। पता है क्यों? क्योंकि पोलोनियम की ज्यादा स्टडी हम केमिस्ट्री में करते नहीं, तो तुम डायरेक्ट ध्यान रख सकते हो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। हाँ एक चीज ध्यान रखना कि अगर मैं ऑक्सीजन और सल्फर की बात करूं तो ध्यान से देखो 55 से 393, 393 हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट 90 से 718 हो रहा है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है ऑक्सीजन और सल्फर में, गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। तो ऐसा क्यों है? O2 आपका गैस है, हल्का है, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट उसका कम है, ठीक है, एज कंपेयर टू सल्फर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि ऑक्सीजन का कम होता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट और सल्फर का ज्यादा होता है, बस, ठीक है, इतना ही ध्यान रखना था। यानी कि इस टेबल में सबसे ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या था, एक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाँ एक इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा था क्या? हम इसको एटॉमिसिटी की बेसिस पे भी समझा सकते हैं क्या? हाँ वही मैं बोल रही हूँ ना, O2 आपका एटोमिसिटी, जबकि सल्फर पोल एटॉमिक फॉर्म में है ना, एसिड, यस मैम। ठीक है। चलो ओके, इसको पढ़ते हैं एक बार, ये फटाफट मेरे को पढ़ के बताओ कितना समझ में आया। आई नो थोड़ा सा अजीब सा चैप्टर है, बट बेटा प्लीज कर लो, अगर देखो आसान क्वेश्चन आया ना तो नंबर बन जाएंगे यहाँ से। ऑक्सीजन सल्फर नॉन मेटल है, सिलेनियम टेलुरियम आपका मेटलॉइड है, पोलोनियम आपका मेटल है, सारे एलिमेंट्स इस ग्रुप के एलोट्रोपी दिखाते हैं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट मतलब डाउन द ग्रुप बढ़ता जाता है। लार्ज डिफरेंस क्यों है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में, वो मैंने अभी बताई दिया, यू कैन एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ एटोमिसिटी एज शिखा सेड। ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज डायटोमिक गैस है, सल्फर जबकि पोलिएटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है उसके बॉन्ड को 8 सल्फर है ना, क्राउन शेप में हम देखते हैं, 10th में देखते थे, तो उसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर हमें चाहिए होगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या हाल है, इसमें भी दिखा रहे हैं एलिमेंट्स -2, +2, +4, +6 की ऑक्सीडेशन स्टेट। एंड व्हाट अबाउट -2 मेरा बेटा? ऑक्सीजन दिखाता है। ऑक्सीजन दिखाता है -2, क्या ऑक्सीजन सिर्फ -2 दिखाता है क्या? आंसर इज नो, +2 भी दिखाता है, लेकिन कब दिखाएगा प्लस की? जब वो अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मुस्कान, तमनप्रीत, मोनिका, पूर्वा, अभिषेक, जसनूर, वंशिका, सो तो नहीं गए? काजल, हाँ फ्लोरिन भैया जी -1 दिखाएंगे, ठीक है, सोना नहीं है, ठीक है। वैसे तो ऑक्सीजन -2 दिखा रहा है, लेकिन अगर वो अपने से ताकतवर इंसान के साथ जुड़ जाएगा तो फिर उसका ऑक्सीजन का भी कोई वजूद नहीं है, वो भी जाएगा प्लस में,
ठीक है। और अगर मैं बात करूं पोलोनियम की, तो भाई साहब पोलोनियम तो दिखाएगा ही नहीं -2, क्यों नहीं दिखाएगा? डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है और मेटल का काम है इलेक्ट्रॉन देके पॉजिटिव लेना, जबकि हम कह रहे हैं -2 नहीं दिखाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। यस मैम। लेकिन जो बाकी एलिमेंट्स हैं जैसे सल्फर हो गया, सिलेनियम हो गया, ये अपने +4 +6 दिखा रहे हैं। अगर मैं +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो वो डाउन द ग्रुप बढ़ेगा, रीजन इज इनॉट पेयर इफेक्ट। बस यही बोला है, बेशक पढ़ लो इसको, और कुछ नहीं लिखा हुआ। ठीक है, यस यस मैम। मैम। ओके। एनोमलस बिहेवियर आपको खुद रीड करना है, कुछ खास नहीं है इसमें, वही बताया हुआ। ऑक्सीजन के पास डी ऑर्बिटल नहीं है ना, कोवेलेंसी 4 से ज्यादा नहीं दिखा सकता। ठीक है, वाटर का ऑक्सीजन का साइज छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जबकि H2S में नहीं है, फलाना ढिमकना, वही सब लिखा हुआ है। हाइड्राइड्स पे आओ, कौन कौन से हाइड्राइड्स हैं इसके? H2O, H2S का, सिलेनियम का, टेलोरियम का, और कौन सा है अभिषेक? अभिषेक कहाँ गया? यस मैम। कहाँ, सो गए थे क्या? नो मैम। झूठे। माना कि बोरिंग है, लेकिन ऐसे मत करो, ठीक है। ओके, तो इसमें अपने को क्या ध्यान रखना है? देखो, सबसे पहले तो इसमें हमें क्या ध्यान रखना है? एसिडिक करेक्टर। अभिषेक, किसका एसिडिक करेक्टर ज्यादा होगा? किसका बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी ज्यादा होगा? चलो चलो, सोना नहीं है, जागे रहो। किसका थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगा? किसका रिड्यूसिंग करेक्टर, रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगा? चलो वन बाय वन चलें क्या? चलो, फर्स्ट Yes. इज एसिडिक करेक्टर। तो सबसे ज्यादा एसिडिक करेक्टर किसका होगा? मैम पोलोनियम। पोलोनियम। देखो, हाइड्रोजन भैया जी छोटे हैं, ऑक्सीजन भी छोटा है, छोटा छोटा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, डाउन द ग्रुप ना 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 ना, डाउन द ग्रुप इसमें देखो बॉन्ड लेंथ वाला फैक्टर आएगा, क्या नाम है, लक्ष्य। डाउन द ग्रुप जा रहे हो, साइज बढ़ रहा है, हाइड्रोजन छोटा है, पोलोनियम बहुत बड़ा है, बेचारे का बॉन्ड वीक हो जाएगा। बॉन्ड वीक हो जाएगा तो निकलता बनेगा H+। ठीक है, तो यू कैन एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है जी। तो एसिडिक करेक्टर डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। क्या मैंने सही साइन लगाया है? हाँ मैम। यस बॉन्ड मैम। डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसकी होगी? डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी। डिक्रीज होगी H2O। थर्मल स्टेबिलिटी का भी सेम ऑर्डर होगा। वाला। ठीक है, रिड्यूसिंग पावर का क्या होगा? इंक्रीज होगी डाउन द ग्रुप। ठीक है, चलो। वाटर नहीं दिखाता अपनी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, H2S से H2 जो आपका टेल्यूरियम वाला हाइड्राइड है उसकी हम बात करेंगे। कर लोगे ये? यस मैम। मैम। चलो सोच लो, समझ लो, थम्स अप दे दो। हाँ मैम कर तो लेंगे। देखो ये वाली चीजें ना ऐसी हैं जहाँ पे ज्यादा नहीं रट्टा माना। अब तुम यहाँ देखो, यहाँ पे सारी समझने वाली चीजें, तो जहाँ पे सारी समझने वाली चीजें वहां रट्टा मत मानना, क्योंकि ऑलरेडी बायो में भी तुम बहुत लर्न करते हो। ओके, अब हमारे काम के टेबल। और सच बताओ ये टेबल बड़ी ही सिंपल है। अगर सबसे पहले मैं तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, देखो के ए की वैल्यूज पे नजर डालो। मैंने तुम्हें बताया हुआ है कि के ए जो है एसिडिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, पी के ए के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। अब जितनी सबसे ज्यादा वैल्यू मुझे दिख रही है इसकी, तो यही तो बताया ना सबसे ज्यादा एसिडिक यही था। अगर मैं पोलोनियम वाले को इग्नोर मार दूं, ठीक है, उसके बाद इसका नंबर आएगा, इसका, फिर इसका सबसे कम। तो यू कैन एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, राइट। उसके अलावा डिसोसिएशन एनर्जी डाउन द ग्रुप घट रहा है, देखो घट रहा है, फॉर्मेशन नहीं करना है। बॉन्ड एंगल जैसे अमोनिया के हाइड्राइड, मतलब ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स में बताया था, सेम यहाँ पे यू कैन एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। बॉन्ड डिस्टेंस आपको पता चल रहा है, नीचे जाते जाते बॉन्ड वीक हो रहा है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है। करवा दिया ना सारा ये? यस मैम। अब देखो हमारे काम का क्या है। अब है हमारे काम का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। और एक बड़ी खूबसूरत सी चीज यहाँ पे नोटिस करने लायक है कि मेल्टिंग पॉइंट हो, बॉइलिंग पॉइंट हो,
वोटर का दोनों में ही आता है। यानी कि यहाँ पे जो हमारे लिए भगवान साबित हुआ वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थे। यानी कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तवज्जो दे रहे हैं, इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट किसका है, वाटर का है। उसके बाद इन्होंने वंडरवॉल फोर्सेस कंसिडर किए, देखो, और फिर लास्ट में H2S। देखो एक बार नजर मार लो। यस मैम। तो यानी कि बहुत अच्छी बात हो गई कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ग्रुप 16 में सेम है। ग्रुप 15 में क्या था, याद करो, ग्रुप 15 में थोड़ा सा डिफरेंट था। मेल्टिंग पॉइंट में अमोनिया का ज्यादा था, फिर उन्होंने वंडरवॉल फोर्सेस कंसिडर किए, जबकि बॉइलिंग पॉइंट में उन्होंने पहले वंडरवॉल फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देन फिर दोबारा वंडरवॉल फोर्सेस कंसिडर किए। ठीक है, क्योंकि वाटर में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना एमोनिया के कंपैरिजन में, तभी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में सबसे आगे है, सबसे पहला रैंक मिल रहा है इसको। हो जाएगा? यस मैम। यस मैम। मैं तरीका बता सकती हूँ, थोड़ा समझा सकती हूँ, बट अगेन आपको ध्यान तो रखनी पड़ेंगी बेटा चीजें। ठीक है, इसके अलावा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्या कह रहा है, जितने भी एलिमेंट्स हैं जो कि बेसिकली आपके ग्रुप 16 के हैं, वो कौन से टाइप के ऑक्साइड्स बनाते हैं, EO2 EO3 टाइप के। ठीक है, ई क्या है यहाँ पे, एलिमेंट क्या है, सल्फर, सिलेनियम, टिलेनियम और पोलोनियम हो सकता है। O3 और सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस। अब देखो यहाँ से भी सवाल बन सकता है तुम्हारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। O3 का तुमसे स्ट्रक्चर पूछ लेंगे, SO2 का तुमसे पूछ ले एंगुलर है क्या है, फलाना ढमकाना, आर गैसेस, जबकि सिलेनियम डाइऑक्साइड सॉलिड है। ठीक है, अब तुम्हें पता है डाउन द ग्रुप क्या होता है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है। क्या मैं बोल सकती हूँ SO2 रिड्यूसिंग एजेंट है? अच्छा, ये तमनप्रीत तुमने पूछा था शायद मेरे से एक बार, टिलेरियम को ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अच्छा बोलो हाँ कि नहीं, क्यों क्यों मैम ऐसा? क्योंकि SO2 का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है +4। क्या वो +6 तक जा सकता है? हाँ मैम, 200% जा सकता है। तो वो अपने को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी रखता है, दैट इज व्हाई इट इज बिहेव लाइक एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। टेलेरियम की प्लस क्या है, 4 है, तो ये कम में जा सकता है, दैट इज व्हाई इट विल बिहेव एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। ठीक है, ये यस +2 में कम में जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं कि जो सिलेनियम का ऑक्साइड है, टिलेरियम का ऑक्साइड है, दोनों के टाइप के ऑक्साइड से क्या है, एसिडिक इन नेचर है। देखो हो जाएगा, यस यस मैम। मैम। नजर मारो। ठीक है बात, यस मैम। ये तुम्हें पढ़ना है। मैं तुम्हें वही चीजें पढ़ने के लिए बोल रही हूँ, या तो जो मैंने पढ़ा दी या जो इम्पोर्टेंट है नहीं, बस ये तुम्हें रीड करना है। ये भी इसमें डिस्प्रपोर्शनेशन का एक एग्जांपल है, ये मेरे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर जिसने नहीं पढ़ा वो पढ़ लेना, जो पढ़ चुका है वो तो क्या ही करेगा दोबारा पढ़ के, वो तो डायरेक्ट वर्कशीट पे जाना सॉल्व करना है। और वर्कशीट में बेटा शायद तुम्हें ना ग्रुप 15 to 18 में ऐसे भी क्वेश्चन मिले जो तुम्हें लगे कि मैम ये तो हमारे उसने सिलेबस में नहीं दे रखा, मतलब एनसीईआरटी में तो है बट वो मैंने नहीं करवाया हुआ, ऐसे हो सकता है 2-3 मिल जाए, इट्स ओके, एक बार उसको बस एनसीईआरटी से देख लेना, ज्यादा नहीं मिलेंगे तुम्हें। उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन। ओजोन का स्ट्रक्चर आना चाहिए भाई तुम लोगों को, एंगुलर शेप होती है, बताओ होती है कि नहीं होती? यस मैम। यस कितने मैम। लोन पेयर होते हैं? 6। 6 होते हैं। देखो रट्टा पड़ा है तुम लोगों को, और क्या चाहिए बताओ जिंदगी में? और रेजोनेंस की वजह से बॉन्ड लेंथ क्या होती है? बराबर। 128 सेम होती है। ठीक है, आइडेंटिकल होती है, अबाउट बॉन्ड एंगल इनका 117 डिग्री होता है। उसके बाद है ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, ये तो बड़ा ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद कर रखे हैं क्या? जैसे Yes. सल्फ्यूरस में H2SO3 होता है, सल्फ्यूरिक में H2SO4 होता है, पायरोसल्फ्यूरिक में 2 मॉलिक्यूल लेके पानी का निकाल दो, ओलियम या फ्यूमिंग H2SO4 जो भी तुम बोल रहे थे वो होता है। परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, इसको मार्शलेस एसिड भी बोलते हैं, H2S2O8 होता है, परऑक्सो लिंकेज होती है। एक इसका भाई भी होता है H2SO5, कैरोज एसिड उसको बोलते हैं।
हम डबल बॉन्ड और 2 होते हैं। एक सेकेंड, मैंने 3 OH बना दिए, ठीक है। यस मैम। इससे ये पता चल रहा है अच्छा रट के बैठे हो सारे, ठीक है। इसमें भी क्या करना है, एक सल्फर को डबल बॉन्ड O और OH तो देना ही देना है। फिर उसके अकॉर्डिंग देख लो, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कितने ऑक्सीजन और बच गए, कितने हाइड्रोजन और बच गए, लगा दो। प्रैक्टिस तो करनी है इसकी। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, आपसे पूछेंगे बताओ इसमें कौन से वाले स्ट्रक्चर में जो है परोक्सो लिंकेज है। परोक्सो लिंकेज पता है ना तुम्हें, OO की लिंकेज, ये देखो ये रही। यस मैम। किसमें SOS बॉन्ड है, किसमें SS बॉन्ड नहीं है, ये तुमसे पूछा जाएगा। बोलो क्या कहते हो। यस मैम। चलो बना के दिखाओ मेरे को, तो मुझे बना के दिखाओ। H2SO3 का बना के दिखाओ, H2S2O8 का बना के दिखाओ, H2S2O7 का। चलो बनाओ, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, स्ट्रक्चर बनाओ। ये बना लेना, वैसे मैंने बनवाए थे तुम्हें, ये मैंने रिडॉक्स में भी बताया था। अगर किसी ने अपनी नोटबुक में नहीं बना रखे तो S4O6 2 नेगेटिव और थायोसल्फाइड का बना लेना। बन गया। यस। यस मैम। H2SO3 क्या नाम है इसका, सल्फ्यूरस एसिड। यस मैम। कितने H बचे, एक और बचा, ऐसे लगा दो। ऑक्सीजन कितने बचे, 3, 1 2 3, देखो ठीक है। इसमें लोन पेयर है। लोन पेयर। 1 2 3 4, 2 यहाँ पे, मतलब एक लोन पेयर ऐसे दिखा दोगे, ठीक है। H2S2O8 मार्शलेज एसिड कैसे दिखाओगे, ऐसे देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ऐसे करके आप दिखा दो। चलो ये क्वेश्चन देखो, होमवर्क में देख रहे हो एक बार, नीट 2020 में कैसा क्वेश्चन आया, आपसे पूछा इनमें से कौन सा ऑक्सो एसिड में OO लिंकेज है, ऐसा क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा। फिर वो पूछ रहे हैं 2019 में आया, बताओ इसमें से करेक्ट फॉर्मूला ओलियम का क्या है, ठीक है। जैसे नीट 2017 देखो कंटिन्यूज आ रहा है। नीट 2017 में क्या पूछा गया था, ऐसी स्पीसीज बताओ, ये थोड़ा अड़ंग बड़ंग सा लिखा हुआ है, SS बॉन्ड कौन सी स्पीसीज में है, तो तुम बता सकते हो कौन सी वाली स्पीसीज में होगा, ठीक है। यस मैम। यस मैम। इस तरीके से तुम्हें करना। हाँ बेटा बोलो। मैम गलती से हो गया था। ठीक है चलो। नाउ ग्रुप नंबर 17 में कौन कौन से मेंबर है, फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टानिन और टेनेसिन, ये आपके 17 ग्रुप के मेंबर्स हैं, ठीक है मेरा बेटा, इनको हेलोजेंस बोलते हैं। उसके अलावा इसमें और कुछ खास करने लायक नहीं है, छोड़ दो इसको। उसके बाद बेटा इसका अकरेंस में तुम्हें क्या क्या ध्यान रखना है, अब ध्यान से इधर 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 आओ। एक तो फ्लोर स्पार का ध्यान रखना है, फॉर्मूला दैट इज कैल्शियम फ्लोराइड। क्रायोलाइट का याद रखना है, Na3AlF6। फ्लोरोएपेटाइट अभी बताया था। उसके अलावा यहाँ पे कैरनालाइट का याद रखना है, बस और कुछ याद नहीं रखना। मुश्किल है क्या। क्रायोलाइट तो जेई मेंस 2024 में आया था, ये पूछा था बताओ इसमें से क्रायोलाइट का कौन सा फॉर्मूला है, तुम्हारे भी आ सकता है। बस इतना ध्यान रखना है इसमें। टेबल बहुत काम की है, आ जाओ, आओ आओ जल्दी आओ। सो तो नहीं गए, अभिषेक तो सो गया, बिल्कुल बेहोश हो चुका है। अक्षरा, यस मैम। डिम्पल, खुशी, परिधि, गुरनाम, आंचल, दक्ष, ऐसे हो गए, ऐसे तो नहीं हो गए,
मैम बस गए हम तो क्या करा दिया हमें आज, हम तो बस जा चुके हैं काम से। चलो ठीक है, एटॉमिक नंबर तो पता होना ही चाहिए, आ गया हो। ठीक है, ओके। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP5 इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। एंड व्हाट अबाउट कोवेलेंट रेडियस, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, बढ़ रहा है क्या? तो मैम ये याद करना, नहीं मैम। करना। आयनिक रेडियस बढ़ रहा है, नहीं मैम, नहीं याद करना। आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप घटती है, 1600, 1200, 1100, 1000, नहीं करना। कोई एक्सेप्शन इन तो काहे करवाऊं मैं तुम्हें। इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी करनी है मैम, हाँ ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लोरीन की मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी होती है इन द होल पीरियोडिक टेबल, उसके बाद फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की सबसे बाद में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैम करनी है क्या? डाउन द ग्रुप घटती है तो घटने दो ना, कोई एक्सेप्शन ही नहीं है, नहीं करनी। मैम हाइड्रेशन एनर्जी का करना है क्या? यस। अगर मैं एफ नेगेटिव की बात करूं, Cl नेगेटिव की बात करूं, Br नेगेटिव की बात करूं और I नेगेटिव की बात करूं मेरा बेटा, तो जितना साइज छोटा होगा उतने पानी के मॉलिक्यूल उसको गली हग कर लेंगे, घेर लेंगे, सराउंड कर लेंगे, तो उतनी एनर्जी रिलीज होगी। तो देखो ना कितनी एनर्जी यहाँ पे निकली हुई है, 515, 381, 347, 305। तो सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी एफ नेगेटिव की होगी ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, फिर Cl नेगेटिव की, Br नेगेटिव और लास्ट में I नेगेटिव भी। क्लियर है? यस मैम। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आपको याद नहीं करना है, बिकॉज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप बढ़ रहा है, मास बढ़ रहा है दोनों का, तो ये भी याद नहीं करना है। डिस्टेंस आपको पता ही है, फ्लोरीन से नीचे जा रहे हो, क्लोरीन क्लोरीन, ब्रोमीन ब्रोमीन, आयोडीन आयोडीन का सबसे बड़ा बॉन्ड है, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद ये हमें करना है क्या मैम? यस, आपको ये पढ़ना है। क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट नहीं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइनस में जाना चाहेगा ना वो, एफ से एफ नेगेटिव में जाना चाहेगा अक्षय, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा ना बेटा, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद को रिड्यूस करेगा। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी? सोचो 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 सोचो। हमें लगेगा फ्लोरीन की होगी साइज छोटा, मैम बड़ी बड़ी ही मेहनत लगेगी तोड़ने की, लेकिन ऐसा होता नहीं है। फ्लोरीन का साइज छोटा है नो डाउट, लेकिन छोटा होने की वजह से बेचारे इलेक्ट्रॉन देखो ना कैसे बेचारे पास पास झूल रहे हैं, इनमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा, जिसकी वजह से बॉन्ड वीक होगा, हमें ज्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी। मतलब इतना कम होगा इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कि ब्रोमीन से भी कम है भाई साहब। देखो सबसे ज्यादा क्लोरीन की है 242, फिर ब्रोमीन की है 192, फिर फ्लोरीन की है, और लास्ट में किसकी है? आयोडीन। ये क्वेश्चन नीट 2025 में आने वाला है, 99% चांसेस है। अब 100 में बोल नहीं सकती, ना आया तो फिर तुम मेरे को बोलोगे, ठीक है? तो ये क्वेश्चन आएगा कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और अगर तुमने लगा के आए क्लोरीन के बाद, तुम फ्लोरीन का ऑर्डर लगा के आए, चार्टे लगा लेना वहीं पे बैठे बैठे एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है? पहले क्लोरीन की सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद ब्रोमीन की, फ्लोरीन वाला बेटा ब्रोमीन के भी बाद पहुंच जाता है, ठीक है? अगर मैं बात करूंगी इसके रिडक्शन पोटेंशियल की, तो जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो खुद को उतना रिड्यूस करने की टेंडेंसी रखता है, मतलब उतना ही अच्छा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो क्या मैं बोल सकती हूँ ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर ये होगा? यस मैम। ये भी या तो ये आएगा ऊपर वाला या ये आएगा, एक तो तुमसे वो पूछेगा। बात बनी? मुस्कान बनी बात? यस मैम। बहुत बढ़िया। शिवानी, खुशी, काजल बनी बात? लक्ष्य जी, जसनूर जी, अनिरुद्ध जी, अनु, अनमोल जी, ठीक है। अब इसमें क्या करना है? कुछ करना है क्या? बात बन गई, चलो अच्छी बात है। फ्लोरीन क्लोरीन गैसेस होते हैं, ब्रोमीन लिक्विड होता है, आयोडीन सॉलिड होता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, उसका हमें ध्यान नहीं रखना। एक ये चीज इंपॉर्टेंट है मेरा बेटा, ये ध्यान रखो, जितने भी हेलोजेंस होते हैं F2 Cl2 Br2 I2 वो कलर होते हैं। कलर क्यों आता है? इलेक्ट्रॉन है इनके पास। अब इलेक्ट्रॉन है तो अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेगा? ट्रांजिशन करेगा, है ना? ट्रांजिशन करेगा, हायर स्टेट में जाएगा, वापस आएगा तो विजिबल रीजन में क्या करेगा? रेडिएशन एमिट करेगा, जिसकी वजह से कलर शो होगा। कलर याद रखना है क्या मैम? और क्या?
तुम नहीं करोगे तो मैं करूंगी। F2 का येलो होगा, ठीक है, Cl2 का ग्रीनिश येलो होगा, Br2 का रेड होगा, और I2 का वॉयलेट कलर होगा। ठीक है, ये तुम्हें ध्यान रखना। बन गई क्या बात? यस। यस मैम। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक बार ये पढ़ना और मुझे कंफर्म करना, हो गया क्या? बस सो मत जाना बेटा। इसमें से ये इंपॉर्टेंट है लाइन, क्लोरीन के बाद डी ऑर्बिटल नहीं होती, ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकता, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पूरी पीरियोडिक टेबल में, तो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। ठीक है यस मैम। भाई साहब, ये तो गजब की रिएक्शन है भाई, गजब की रिएक्शन। अभी मैंने बोला, लक्ष्य ने बोला था, अभी मैंने उसको बोला लक्ष्य को कि फ्लोरीन जो है F नेगेटिव में जाना चाहेगा, है ना, क्योंकि वो स्टेबल भाई जाना चाहेगा, रिडक्शन पोटेंशियल का बहुत ज्यादा है। तो फ्लोरीन जो है F2 F नेगेटिव में जाना चाहेगा। तो अगर मान लो F2 के आगे कोई आ जाए भाई साहब, क्लोरीन आ जाए, Br नेगेटिव आ जाए, I नेगेटिव आए, भाई साहब किसी की हिम्मत ही नहीं है कि इसको कुछ हिला के दिखा दे, ये तो F नेगेटिव में ही जाएगा, ये तो रिडक्शन ही होगा इसका। तो बाकी सारे क्या होंगे फिर? ऑक्सीडाइज, Cl2 या Br2 और I2 पे चेंज हो जाएंगे। बोलो क्या कहते हो, क्या कहते हो? मैम। और अगर मैं Cl2 ले रही हूं तो हाँ, उसमें भी है टेंडेंसी कि वो जा पाए Cl नेगेटिव में, लेकिन वो किसके साथ ही होगा? अगर जब तुम Br नेगेटिव या I नेगेटिव ले रहे हो। ठीक है, फ्लोरीन के आगे हिम्मत नहीं है किसी की भी। और अगर तुम ब्रोमीन ले रहे हो तो हाँ, वो भी चला जाएगा 2Br नेगेटिव में, लेकिन किसके साथ? जब सिर्फ I नेगेटिव में होगा। ठीक है, तो फ्लोरीन भैया जी के साथ तो कोई हो, फ्लोरीन तो भागेगा भाई साहब F नेगेटिव में। क्लोरीन Cl2 Cl नेगेटिव में तभी भागेगा जब Br नेगेटिव और I नेगेटिव होगा उसके पास। Br2 तभी भागेगा Br नेगेटिव में जब सिर्फ उसके पास I नेगेटिव होगा, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा बेटा फ्लोरीन का होता है ना, तो उसके साथ तो कोई भी चलेगा, है ना। अब क्लोरीन के साथ फ्लोरीन क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि अगर तुम मान लो क्लोरीन के साथ फ्लोरीन ले लो, वो अपनी कुछ रिएक्शन करना चालू मार देगा। बोलो। Yes, ma'am. तो F2 is the strongest oxidizing halogen. It oxidize other halide ion in solution or even in a solid phase. ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग पावर नेचर यहाँ पे दिखा रहा है, फ्लोरीन अपनी ताकत दिखा रहा है तुम लोगों को। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, अब क्योंकि फ्लोरीन F नेगेटिव में जाना चाहता है, क्या होगा अगर मैं इसकी रिएक्शन पानी के साथ करा दूं? तो ये पानी को भी नहीं छोड़ेगा, पानी को भी नहीं छोड़ेगा, पानी को भी चेंज कर दिया इसने तो O2 में, देखो जी, है यस ना, मैम। ऑक्सीडाइज कर दिया इसने। देखो ऑक्सीजन पहले -2 था 0 में, भाई साहब पानी को भी नहीं छोड़ा। फिर मैम बाकी का क्या होगा? क्लोरीन ब्रोमीन का क्या होगा? ये बेचारे थोड़े तो कमजोर हैं, देखो थोड़े कमजोर हैं। तो ये क्या है? HX आपके हाइड्रोहेलिक एसिड बना लेंगे या हाइपोहेलिस। मान लो अगर Cl है तो HCl और HOCl बना लेंगे पानी के साथ। अगर Br है तो HBr या और HOBr बनाएंगे। और आयोडीन तो बेचारा बिल्कुल ही पिछड़ा हुआ है, वो तो रिएक्शन ही उल्टी कर देगा। देखो देखो ना, वो तो क्या करेगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा खुद ही, देख रहे हो, यस मैम। क्योंकि पुअर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये रिएक्शन याद रहेंगी। यस मैम। दिस विल रीड बाय योरसेल्फ। कुछ नहीं है, सब मैं बता चुकी, कुछ भी नहीं है, कुछ भी, कुछ भी नहीं है। तुम 30 सेकेंड ले भी सकते हो इसको पढ़ने के लिए, सब मैंने ऑलरेडी बता दिया। एनोमलस बिहेवियर, है ना,
लो बोन डिसोसिएशन एंथैल्पी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, स्मॉल साइज, डी ऑर्बिटल नहीं होते, सिर्फ एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, बस यही लिखा हुआ है। ओके नाउ अब देखो कौन कौन से हाइड्रोजन हैलाइड्स होंगे, HF, HCl, HBr, HI। क्या तुम एसिडिटी का ऑर्डर बता सकते हो? डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगी एसिडिटी, वही सेम। आई और H का बॉन्ड वीक होगा तो इजीली H+ निकल जाएगा, तो एसिडिटी बढ़ेगी, ठीक है। और एसिडिटी बढ़ेगी तो pK की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। यस बॉन्ड मैम। डिसोसिएशन एनर्जी भी बता दोगे, डाउन द ग्रुप बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी। बॉन्ड लेंथ बता दोगे, डाउन द ग्रुप बढ़ेगा। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में देखो, ध्यान से नजर मारो। बॉइलिंग देखो, इसमें भी एक तुम्हें याद रखना है। अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तवज्जो दी है, इंपॉर्टेंस दी है। फिर ये चले गए वंडरवॉल फोर्सेस पे, देख रहे हो, HBr और लास्ट में HCl का। मेल्टिंग पॉइंट में इन्होंने सबसे पहले इंपॉर्टेंस किसको दी? वंडरवॉल फोर्सेस को, देख रहे हो। फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, फिर दोबारा वंडरवॉल फोर्सेस को। ग्रुप 15 और ग्रुप 17 को 2-3 बार लिख के देख लेना, याद हो जाएगा। क्योंकि 16 में तो कोई लोचा ही नहीं है, उसमें तो H2 पहले है फिर वंडरवॉल फोर्सेस है, इसमें दिक्कत है। 15-17 में वो कहीं पे क्या कर रहा है, कहीं पे क्या कर रहा है, तो 15 और 17 को 2-3 बार लिख लेना ताकि याद हो जाए, बस खत्म। ठीक है जी, नेट खत्म हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? पूरे दिन क्या चलाते हो तुम? हैं? छोड़ रही हूँ, बस 10 मिनट दे दो, ठीक है। ये तुम्हें रीड करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यस रीड कर लेना एक बार, ठीक है, जिसने नहीं किया। इसमें ClO2 ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम होता है, इसको भी जस्ट रीड कर लेना। कर लोगे ना? कुछ बच्चों ने तो कर भी रखा होगा। यस मैम। उसके अलावा हमारे पास ये ऑक्सो एसिड्स हैं बेटा, यहाँ पे क्लोरीन के, जैसे HClO हो गया, HClO2 हो गया, HClO3 हो गया, HClO4 हो गया। इसके स्ट्रक्चर मेरे बच्चों को पता होना चाहिए। जैसे Cl है, कितने ऑक्सीजन है? 4 ना, तो एक डबल बॉन्ड हो और एक OH तो दे दो, बाकी लगा लो। ये देखो लग गए, खत्म। इसमें भी एक डबल बॉन्ड और एक OH दे दो, बाकी क्या बचा? एक लोन पेयर आ जाएगा। क्या कहते हो? इसमें भी एक डबल बॉन्ड हो और एक OH दे दो, कितने लोन पेयर? 2। समझ रहे हो क्या क्या बना, कैसे बना रही हूँ? इसमें कितने हैं लोन पेयर? 7 है ना, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना टोटल, तो एक तो ये रहे, तो बच्चे कितने? 6, तो 3 लोन पेयर है। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होता है? HClO4, क्योंकि देखो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उसमें है। +7, इसमें +5, इसमें मेरा बेटा +3 और इसमें +1। हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर विल बी द एसिडिक, करेक्ट। यस। सोच लो, समझ लो। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स सिर्फ रीड करना है, वैसे आएगा नहीं पेपर में, सिर्फ एक बार रीड कर लेना। नाम से ही पता चला इंटर हैलोजन मतलब 2 डिफरेंट हैलोजन के बीच में बॉन्डिंग, जस्ट रीड। ठीक है, रीड करना है बस, ठीक है। ये वाला आप मन करे तो कर लेना, वरना छोड़ भी सकते हो, तुम्हारी इच्छा है, आने के चांसेस कम है थोड़े, ठीक है। ओके, ग्रुप 18 आपके नोबल गैसेस है, ठीक है। आपका हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन, रेडॉन है ना, और ऑर्गेनेसन, ये आपके ग्रुप 18 के एलिमेंट्स है। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है? सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो आपका रेडोन है, रेडोन 86 होता है ना, 86 होता है उसका,
तो वो रेडियम की रेडियो एक्टिविटी बेसिकली रेडियम का जब आप डीके करते हो तो वहां से आपको हीलियम और रेडोन यहाँ पे मिलता है। देखो यहाँ पे एक लाइन बोली हुई है कि रेडोन इज obtained as a decay product of radium। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना, वो आपसे ऐसे लिखेगा 22688 x प्लस वाई, और वो बोलेगा x क्या है y क्या है, फिर मत बोलना मैम पढ़ा ही नहीं हमने, तो समझे। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है हीलियम का 4, तो इसका इस तरीके से यहाँ पे रेडियो एक्टिव डिके रेडियम का दिखा रखा है। ठीक है जी, तो ऐसे वो पूछ सकता है। अब इसकी टेबल में कुछ करना है क्या? नहीं, इसकी टेबल में सिर्फ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर करना है, जो कि मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। सबसे ज्यादा पॉजिटिव किसकी होती है? नियोन की होती है। आर्गन और क्रिप्टोन की क्या होती है? सेम होती है। जीनोन की ये अपन को नहीं करनी, और लास्ट में किसकी होती है? सबसे कम हीलियम की होती है। तो ये मैंने आपको याद करवा दिया था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाली क्लास में। एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप बढ़ रही है, आयनाइजेशन एनर्जी घट रही है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ ही रहा है, हमें करना ही नहीं। तो बस यही आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, प्लस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन, रेडोन। एटॉमिक नंबर भी इसका याद होना चाहिए। देखो ये एक पहला ऐसा ग्रुप है जिसमें मैं कह रही हूँ सबके इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर मालूम होने चाहिए। 2, 10, 18, 36, 54, 86, 2, 10, 18, 36, 54, 86, ये आपको मालूम होने चाहिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज में जितनी भी नोबल गैस हैं वो कह रहे हैं मोनो एटॉमिक है, कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस, स्पेरिंगली सोलुबल नहीं होते, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा नहीं होते, क्योंकि इनके बीच वीक डिस्पर्जन फोर्स या यू कैन से वीक वंडरवॉल फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। हीलियम का सबसे लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। और इनकी प्रॉपर्टीज बता रखी है कि इसको कहाँ कहाँ यूज करते हैं, रबर में, ग्लास में, प्लास्टिक्स में, यहाँ यूज करते हैं। दैट्स इट, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद क्योंकि बेटा हम पढ़ते हैं कि मोनो एटॉमिक गैसेज है, ऑक्टेट इनका कंप्लीट है, इनको ना देने की जरूरत है ना लेने की जरूरत है, यानी कि कायदे से जो हमारे नोबल गैसेज हैं वो कंपाउंड्स नहीं बनाने चाहिए। हाँ या ना? हाँ या ना? लेकिन जीनोन में हमने देखा है केमिकल बॉन्डिंग में XeO2F2, XeF2, मैम ये तो कंपाउंड्स बना रहे हैं। हाउ? एक कंपाउंड क्रिप्टोन का भी देखा गया है KrF2, मैम ये क्यों बना रहे हैं? तो हुआ ये, एक नील बार्टलेट नाम का जो बंदा था, पहले तो बोल दिया गया कि कंपाउंड्स नहीं होंगे, लेकिन जो नील बार्टलेट था 1962 में उसने क्या देखा, उसने एक रेड कंपाउंड जो है प्रिपेयर किया, ये वाला O2 प्लस PtF6 नेगेटिव। अब ये ध्यान रखना, यहाँ पे वो तुमसे क्या क्या पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है इसमें जो O2 है वो बताओ पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक। मैंने तुम्हें बता रखा है केमिकल बॉन्डिंग में पैरामैग्नेटिक है। वो तुमसे ये पूछ सकता है प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या, अगर उसको घुमाना हुआ क्वेश्चन को। तो नील बार्टलेट ने एक रेड कलर का कंपाउंड प्रिपेयर किया था ये। फिर उसने देखा कि भाई O2 की और जीनोन की जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है वो तो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, तो उसने कहा क्यों नहीं फिर जीनोन के साथ भी कंपाउंड्स बना जाए, उसके साथ भी बन सकते हैं। तो इतने उसने अपने एफर्ट मारे कि देखा कि जीनोन के साथ भी कंपाउंड बन सकता है क्या, तो उसने देखा हाँ बन सकता है, और उसने एक रेड कलर का कंपाउंड ये बना दिया। तो उसकी डिस्कवरी के बाद बहुत सारे जीनोन कंपाउंड्स हुए और देखा गया वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स फ्लोरीन, ऑक्सीजन के साथ बने हुए थे, तो उनको सिंथेसाइज किया, जो आप ये पढ़ते हो ना XeF2, XeF4, XeO2F2। तो ये नील बार्टलेट का काम था, ठीक है। नील बार्टलेट ने बना दिया, अब सबको पता चल गया भाई जीनोन भी बना सकते हैं, तो डिस्कवरी के बाद बनाए गए और भी कंपाउंड्स, ठीक है। शुरुआत नील बार्टलेट ने की थी, क्लियर है? यस मैम। ये आपको नहीं करना है, ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को करवा चुकी हूँ। अब बोल मत देना मैम ये कब कराया, ये ऑलरेडी केमिकल बॉन्डिंग में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। यस। ये क्वेश्चन करो, इसमें मोर देन 1 करेक्ट हो सकते हैं। क्या लग रहा है? मैम बी और C।
डी और सी। सारे हेलोजन ऑक्सो एसिड्स बनाते हैं, ठीक है ना? ये तो फ्लोरीन बनाता है, एक बनाता है, बट बनाता तो है HOF। यस मैम। ऑक्सीडाइजिंग पावर ये ठीक है। यस फ्लोरीन मैम। की नहीं होती है, क्लोरीन की होती है। सारे हेलोजन नहीं दिखाते हैं +7 तक, सिर्फ फ्लोरीन जो है वो -1 दिखाता है। मैम ये यानी कि इसका ऑप्शन A और B। हाँ बोलो। मैम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेम चीज होती है। यस, अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तुम्हारी नेगेटिव में है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव। पॉजिटिव, इतना सा डिफरेंस है, ठीक है? ओके मैम। ये वाला करो। बच्चों हैंड रेज करो, पूरा खत्म करा दिया मैंने थ्योरी। वेरी गुड तमन, मुस्कान, अपूर्वा, शाबाश। वेरी गुड मोनिका, शिखा, अभिषेक कहाँ है, डिम्पल, परिधि, शिखा, शिवानी, अक्षरा। हाँ शिखा, क्या होगा बच्चों? थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन। सबसे ज्यादा नियोन की होती है, फिर उसकी आर्गन और क्रिप्टॉन की सेम, यस मैम। ठीक है? ये बताओ, नोबल गैसेस स्लाइटली सोल्युबल होते हैं वाटर में, रीजन? देखो, नोबल गैसेस आपके नॉन पोलर हैं, तो अगर आप पानी के प्रेजेंस में लाओगे, पानी आपका पोलर होता है, ठीक है? तो नोबल गैस में कुछ पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए पोलैरिटी इंड्यूस कर देता है, ठीक है? तो डायपोल इंड्यूस, डायपोल इंटरेक्शन की वजह से वो क्या होते हैं, स्लाइटली सोल्युबल होते हैं, ठीक है मेरा बेटा? यस बोलो। मैम। यस मैम। Yes, ma'am.